दोस्तों सब्सक्राइब करें सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में। दोस्तों आज जीएस की पाठशाला का ये 10वां भाग है जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू हम लोग देखेंगे। आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन लिए गए हैं, चाहे वो इतिहास हो, विज्ञान हो, भूगोल हो, अर्थशास्त्र हो, संविधान हो, पर्यावरण हो, कंप्यूटर हो, खेल हो और विविध से भी यहाँ पे प्रश्न डाले गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है। आपको बताना है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है विक्रम 100, ऑप्शन बी है परम 8000, ऑप्शन सी है शास्त्र टी, ऑप्शन डी है आदित्य। दोस्तों इसका सही आंसर लगाना है आपको। सही आंसर इसका हो जाएगा परम 8000 जो है वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर इसे माना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा है हीमोग्लोबिन के निर्माण हेतु किन दोनों की आवश्यकता होती है। इन दोनों में से आपको बताना है किन दो की आवश्यकता होती है हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए। ऑप्शन ए है लोह तत्व और जिंक, ऑप्शन बी है लोह तत्व और कैल्शियम, ऑप्शन सी है लोह तत्व और फॉलिक अम्ल, ऑप्शन डी है लोह तत्व और एस्कॉर्बिक अम्ल। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको लगाना है हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोह तत्व और फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड और लोह तत्व जो होता है हीमोग्लोबिन के निर्माण के बहुत आवश्यक होता है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। लगभग 115 किलोमीटर की लघु नहरों और वितरकाओं वाली दमन गंगा जलाशय परियोजना कहाँ स्थित है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये परियोजना का नाम है दमन गंगा जलाशय परियोजना है। ये किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश में है आपको ये बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है दादर नगर हवेली, ऑप्शन बी है पुदुचेरी, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार। दोस्तों इसका सही आंसर लगाना है आपको दमन गंगा जलाशय परियोजना। सही आंसर लगा लीजिए। सही आंसर है ऑप्शन ए दादर नगर हवेली। ये यहाँ पर स्थित है दमन गंगा जलाशय परियोजना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नेचुरलिस हिस्टीरिया ये पुस्तक का नाम है। ये किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए है प्लिनी, ऑप्शन बी है टॉलमी, ऑप्शन सी है जस्टिन, ऑप्शन डी है अरस्तु। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है प्लिनी की। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। प्लिनी की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु से हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। आपको बताना है इनमें से कौन सी धातु से हड़प्पा वासी जो थे वो परिचित नहीं थे। ऑप्शन ए कांसा, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है तांबा, ऑप्शन डी है चांदी। तो यहाँ पे आपको हम बता दें हड़प्पा जो सभ्यता थी उसमें लोहे के कहीं साक्ष्य नहीं मिले हैं। इसका मतलब ये है कि लोहा जो है वहाँ हड़प्पा वासी लोहे से परिचित नहीं थे। अगले उस क्वेश्चन पे चलने के पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप इस पर आपको मिल जाएगी। वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करें। आपके लाइक करने से थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है और ऐसे ही वीडियो बनाने की शक्ति पैदा होती है कि चलो आप लोगों के लिए इतने अच्छे वीडियो बना सकें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पॉलिटी से ये क्वेश्चन है धन विधेयक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर जाते हैं कि अरे यार इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा सॉल्व। तो उसे तोड़ के और उसे सॉल्व करो। बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं जो बड़े क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे कह रहा है धन विधेयक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं को हाईलाइट कर लीजिए। पहला है इसे राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी है यदि कोई प्रश्न अवगत होता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं तब अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा। यहाँ अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहा है ये।
तीसरा है धन विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ऑप्शन डी है कोई धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पुनः स्थापित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, जो धन विधेयक से संबंधित नहीं है। कौन सा है ये सी वाला? धन विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में राष्ट्रपति जो होता है वो संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में ये पेश नहीं किया जाता है, लेकिन राज्यसभा की अनुमति के लिए पहुंचा सकता है। राज्यसभा इसे 14 दिन तक अपने पास रोक भी सकता है, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं रोक पाएगा। तो धन विधेयक के लिए आपको याद रखना है कि धन विधेयक जो होता है उसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध रावी नदी पर बना है? रावी नदी पर कह रहा है दोस्तों, कौन सा बांध जो है वो रावी नदी पर बना है? तो सिंधु नदी तंत्र मैंने पढ़ाया था, उसमें रावी नदी भी थी। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं, वहाँ पे सिंधु नदी तंत्र आपको मिल जाएगा। डिटेल में पढ़िए, बहुत सरल तरीके से सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र बहुत सरल तरीके से हमने पढ़ा रखा है। चलते हैं ऑप्शन की ओर। रावी नदी तंत्र पर नहीं बना है ये कह रहा है, रावी नदी पर बना है ये कह रहा है। ऑप्शन ए भाखड़ा नागल बांध, ऑप्शन बी है पंडोह बांध, ऑप्शन सी है नाथपा झाकरी बांध, ऑप्शन डी है चमेरा बांध। तो दोस्तों जो रावी नदी पर बांध बना है वो हिमाचल प्रदेश में चमेरा बांध बना है। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में है चमेरा बांध बना हुआ है रावी नदी पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एक तत्व की परमाणविक संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन है। एक तत्व की परमाणुक संख्या कह रहा है, परमाणु संख्या कह रहा है, कैसे निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को जोड़कर, ऑप्शन बी है एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या, ऑप्शन सी है तत्व की संयोजकता, ऑप्शन डी है एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पे परमाणु संख्या अगर निर्धारित करनी है तो ऑप्शन डी पे जाइए, एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, ये सही होता है। अगर आपको परमाणु संख्या क्या बताती है कि उसमें परमाणुओं में कितने प्रोटॉन हैं, ठीक है ना, और एक तत्व में द्रव्यमान संख्या क्या बताती है कि उसके परमाणुओं में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन हैं। ये द्रव्यमान संख्या आप निर्धारित इससे होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसे तोता ए हिंद की उपनाम से पुकारा जाता है? तोता ए हिंद, तूतिए हिंद भी बोलते हैं इसे, किसे पुकारा जाता है? ऑप्शन ए है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, MBT बोलते हैं शॉर्ट में इन्हें, ऑप्शन सी है मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन डी है शेर शाह सूरी। तो तोते हिंद की या तोता ए हिंद की उपाधि जो है वो अमीर खुसरो को दी जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? तो कलिंग युद्ध जो है उसमें सम्राट अशोक ने, कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? ऑप्शन ए है बौद्ध, ऑप्शन बी है जैन, ऑप्शन सी है ईसाई, ऑप्शन डी है हिंदू। पहले ये वैष्णव धर्म से बिलोंग करते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत सम्राट अशोक बहुत ही इन्होंने कलिंग युद्ध में काफ़ी खून खच्चर देख लिया, काफ़ी मार काट देख ली थी, जिससे इनका मन डाइवर्ट हो गया था और इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर स्थित है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के कह रहा है कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है गोरखपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ। दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए, इसकी खंडपीठ लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेपाल को कौन कौन से राज्य छूते हैं।
दोस्तों यहाँ पर नेपाल की बात हो रही है, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, फिर मैं आपको राज्य भी बता दूंगा। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है बिहार। तो नेपाल को कौन नहीं छू रहा है? तो असम नहीं छूता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अब कौन कौन छूते हैं, बड़े ध्यानपूर्वक आप उसे क्या कीजिए, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। देखिए नेपाल को जो छूता है, अपनी सीमा साझा करता है नेपाल, वो करता है उत्तराखंड के साथ। किसके साथ? उत्तराखंड। फिर उत्तर प्रदेश, फिर इसके बाद सिक्किम, यूपी के बाद सिक्किम, फिर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, और लास्ट में बिहार। बिहार। तो इतने राज्य हैं जिसके साथ नेपाल की सीमा साझा होती है। यहाँ पे बिहार नहीं है, सॉरी यहाँ पर असम नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी यात्रा मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ था? तो जो दांडी यात्रा थी, महात्मा गांधी ने कहां से प्रारंभ की थी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप इसका सही आंसर लगाइए। ऑप्शन ए है साबरमती आश्रम गुजरात, ऑप्शन बी है महालक्ष्मी मंदिर मुंबई, ऑप्शन सी है संसद भवन दिल्ली, ऑप्शन डी है जलियांवाला बाग पंजाब। तो दोस्तों यहाँ पर सही है ऑप्शन ए, साबरमती आश्रम गुजरात से इन्होंने यात्रा प्रारंभ की थी। इसका डिटेल आप ओरल सुनिए और नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। महात्मा गांधी ने गुजरात के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च यात्रा शुरू की थी। ये यात्रा जो शुरू हुई 12 मार्च 1930 में, 12 मार्च 1930 में यात्रा शुरू हो गई है। तो आपको ये डेट याद रखना है, 12 मार्च 1930। और 6 अप्रैल 1930 को, कब? 6 अप्रैल 1930 को ये कहां पहुंचे? दांडी पहुंचे। समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, और यहीं से उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। कौन सी आंदोलन की? असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम कह रहा है, ऑप्शन ए है परमाणु विघटन, ऑप्शन बी है परमाणु विस्फोट, ऑप्शन सी है परमाणु संलयन, ऑप्शन डी है श्रृंखला अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन बम जो होता है दोस्तों, परमाणु संलयन प्रक्रिया पर आधारित होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। हाइड्रोजन बम के आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। सूर्य और अन्य तारे नाभिकीय संलयन द्वारा प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। तो जो हाइड्रोजन बम में परमाणु संलयन के द्वारा प्रक्रिया होती है, वही सूर्य और तारे में होती है, उसी के द्वारा वो प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है चंडीगढ़, ऑप्शन डी है देहरादून। दोस्तों इसका सही आंसर लगाना है आपको। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देहरादून। कैसे याद रखेंगे? ट्रिक हो जाएगी कि आजकल पेट्रोल के दाम कैसे हो रहे हैं। पेट्रोल के दाम दोगुने हो रहे हैं, दूने हो रहे हैं। दून कैसे हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, दून से दूने। तो दून कहाँ पे है? देहरादून। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। दोस्तों मैं आपके लिए अनुसंधान संगठन की बहुत ही जबरदस्त ट्रिक के साथ पूरा कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा। ये वीडियो 2 या 3 पार्ट में होगा। बहुत जल्दी आपको ये वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप उससे सारे के सारे अनुसंधान केंद्र ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे। इस चीज़ की गारंटी मेरी है, कोई भी क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बिजली के उपकरणों में प्रयुक्त फ्यूज तार बना होता है। जो फ्यूज तार होता है बिजली के उपकरणों में, वो किसका बना होता है? ऑप्शन ए है शुद्ध जस्ता, ऑप्शन बी है शुद्ध सीसा, ऑप्शन सी है सीसा और टिन का मिश्र धातु, ऑप्शन डी है सीसा और जस्ता की मिश्र धातु। तो दोस्तों ऑप्शन सी पे जाइए आप। सीसा और टिन की मिश्र धातु होती है फ्यूज तार, इसका बना होता है, जो बिजली के उपकरणों में यूज में आता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अली अकबर खान
किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो अली अकबर खान कह रहा है किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। ऑप्शन ए है सरोद, ऑप्शन बी है बीन, ऑप्शन सी है सारंगी, ऑप्शन डी है रुद्र बीणा। तो अली अकबर खान जो हैं दोस्तों वो सरोद को बजाते थे। तो जितने भी वाद्य यंत्र हैं और उनके वादक हैं उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसे डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, डालिए आप, तो वहां पे आपको मिल जाएगा ये वाला वीडियो और वहां से आप डिटेल में पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया था? तो तानसेन सम्मान कह रहा है दोस्तों किस सरकार ने शुरू किया था। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो दोस्तों यहां पर सही आंसर मैंने लिख दिया था मध्य प्रदेश में, लेकिन आपको सन यहां पर बताना था कि सन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेकिन आपको सन बताना था। तो यहाँ पे सन हम आपको बता दे रहे हैं 1980 में। कब? 1980 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन जो सम्मान है उसे शुरू किया गया था। किसे? तानसेन सम्मान को शुरू किया गया था। आपको ये दोनों याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य शैली असम से संबंधित नहीं है? तो कौन सा लोक नृत्य ऐसा है जो असम राज्य से नहीं है, सॉरी असम राज्य से संबंधित है, नहीं लिखा है इसमें, असम राज्य से बिलोंग करता है। तो कौन सा है? ऑप्शन ए है नौटंकी, ऑप्शन बी है कथकली, ऑप्शन सी है बिहू, ऑप्शन डी है गरबा। तो दोस्तों यहाँ पे बिहू सही हो जाएगा, असम राज्य से बिहू होता है। अब ये नौटंकी कौन से राज्य से? तो यूपी से है, उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, गरबा गुजरात। आपको ये भी याद रखना है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। निम्नलिखित में से कौन कृष्णा नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा की कौन सहायक नदी नहीं है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए भीमा, ऑप्शन बी है तुंगभद्रा, ऑप्शन सी है कोयना, ऑप्शन डी है तबा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या सही आंसर होगा? कृष्णा की सहायक नदी नहीं है, तो तबा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तो तबा किसकी सहायक नदी हो जाएगी? तो ये नर्मदा की सहायक नदी है। किसकी? नर्मदा नदी की सहायक नदी है ये तबा। अब कृष्णा नदी की सहायक नदियां आप नोट कर लीजिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। भीमा हो गई, तुंगभद्रा हो गई, कोयना हो गई, मूसी, ये तीन तो हैं ही, साथ ही साथ लिखिए मूसी, घाट प्रभा, माल प्रभा, मूसी, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये और भी नदियां हैं जो कृष्णा की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है दंतीवाड़ा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो जिन विद्यार्थियों ने ये सुना नहीं है दंतीवाड़ा बांध, तो उसके बारे में हम बता दें, नदी भी बताएंगे और किस राज्य में है ये भी बताएंगे आपको। दंतीवाड़ा बांध बताना है। ऑप्शन ए है बनास नदी, ऑप्शन बी है ताप्ती नदी, ऑप्शन सी है माही नदी, ऑप्शन डी है साबरमती नदी। तो यहाँ पे सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन ए पे जाइए, बनास नदी पर ये दंतीवाड़ा बांध बना हुआ है। और कौन सा राज्य होगा? तो गुजरात राज्य में है। दोस्तों किस राज्य में है दंतीवाड़ा बांध? गुजरात राज्य में है, बनास नदी पर है। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 होगा इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय कह रहा है दोस्तों कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है लियोन, ऑप्शन डी है ब्रुसेल्स। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर होगा आपका फ्रांस के लियोन में। कहां पर? फ्रांस के लियोन में। लियोन कहां पे? फ्रांस में है, आपको ये याद रखना है। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में हुई थी। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पे स्थापना हुई थी? तो ऑस्ट्रिया के वियना में हुई थी। ऑस्ट्रिया के वियना में इसकी स्थापना हुई थी। अब होता क्या है ये इंटरपोल? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक हिस्सा है, संयुक्त राष्ट्र का एक हिस्सा है जो अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को कम करने में मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को ये कम करता है इंटरपोल। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। यहाँ पे क्या क्या याद रखना है कि मुख्यालय कहाँ है? तो फ्रांस के लियोन में है। स्थापना कब हुई? तो 1923 में हुई। कहां पर इसकी स्थापना हुई थी? तो वियना ऑस्ट्रिया में हुई थी। क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को कम करने में इंटरपोल
मदद करता है। बहुत सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से बन सकते हैं। यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी है नाग, ऑप्शन सी है आकाश, ऑप्शन डी है पृथ्वी। ये मिसाइलों के नाम हैं दोस्तों। आपको बताना है हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल कौन सी है। तो यहाँ पे सही है नाग। नाग जो है वो हवा से जमीन पर क्या करेगी? मिसाइल है, हवा से जमीन पर अटैक करेगी। अग्नि जो मिसाइल है, अग्नि पे आ जाइए। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करती है, जमीन से जमीन पर, जमीन से जमीन पर, ये याद रखना है। फिर दूसरा है आपको नाग हमने बता दिया, हवा से जमीन पर। तीसरा है यहाँ पे आकाश, जमीन से हवा में, कहाँ पे? जमीन से हवा में मार करती है ये। अगला इसमें है पृथ्वी, पृथ्वी भी जमीन से जमीन पर मार करती है, पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करती है। ये चारों आपको रट लेने हैं, कोई ना कोई एग्जाम में पूछता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, फलों के रस के संरक्षण में निम्नलिखित में से किस रसायन का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है? तो अगर फलों के रस का संरक्षण करते हैं तो किस रसायन का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर लगा लीजिए, ऑप्शन सी जाएगा। सोडियम बेंजोएट जो होता है, जो रसायन होता है, वो फलों के संरक्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय स्थापना के समय, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन वायसराय था आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों यहाँ पे सही आंसर लगा लीजिए, लॉर्ड डफरिन इसका सही आंसर है। लॉर्ड डफरिन जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय थे। तो अब यहाँ पे बात आती है स्थापना की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 28 दिसंबर 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। कौन से थे? WC बनर्जी राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे, पहले अधिवेशन के ये अध्यक्ष बने थे। फिर यहाँ पे राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो A.O. ह्यूम ने, A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। चलिए इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी थी इसमें। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? तो आपको बताना है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए नेपाल, बी पे पाकिस्तान, सी पे चीन और डी पे बांग्लादेश है। तो यहाँ पे सही आंसर लगा लीजिए। बांग्लादेश के साथ जो है वो भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा जुड़ती है। कितने किलोमीटर की है दोस्तों? तो 4,096.7 किलोमीटर की है। 4,096.7 किलोमीटर की है। इतना आपको याद रखना था। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ जुड़ती है, तो अब सबसे छोटी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा जुड़ती है वो अफगानिस्तान के साथ जुड़ती है। कौन से देश के साथ? अफगानिस्तान के साथ। मात्र 106 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की? मात्र 106 किलोमीटर की। आ जाते हैं फिर से किस पे? क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 पे जो है वो कह रहा है कि बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा जुड़ती है। तो भारत के कौन कौन से राज्य बांग्लादेश को छूते हैं? तो आपको हम बता दें, यहाँ पर पश्चिम बंगाल छूता है, असम छूता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। त्रिपुरा तो तीनों ओर से कहाँ पे धंसा हुआ है? तो बांग्लादेश में घुसा हुआ है तीनों ओर से त्रिपुरा। असम की सीमा 2 बार टच करती है,
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी कह रहा है, ऑप्शन ए है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी है अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी है शौकत अली। तो फ्रंटियर गांधी कह रहा है दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है सबसे हल्की धातु कौन सी है? आपको 4 ऑप्शन में बताना है। इन 4 ऑप्शन में सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है लिथियम, ऑप्शन सी है पोटेशियम, ऑप्शन डी है लेड। तो सबसे हल्की धातु अगर आपसे पूछे एग्जाम में तो लिथियम लगाइए आप। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश स्पेशल से है। जो उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी जिन्हें पैट देना है, पुलिस देना है, टेट देना है, पीसीएस देना है उत्तर प्रदेश का, उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा पक्षी विहार बलिया, ये उत्तर प्रदेश का बलिया जिला है, उसके लिए कह रहा है बलिया में स्थित है? ऑप्शन ए ओखला पक्षी विहार, ऑप्शन बी है विजय सागर पक्षी विहार, ऑप्शन सी है सांडी पक्षी विहार, ऑप्शन डी है सुराहा ताल पक्षी विहार। तो जो आपके बलिया में है वो है सुराहा ताल पक्षी विहार, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। आज का आखिरी क्वेश्चन है। आज का आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, सॉरी यहाँ पे वॉशिंग मशीन मैंने बोल दिया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसे ईवीएम कहते हैं, इसका उपयोग कब किया गया था? तो पहली बात तो एग्जाम में, जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है ईवीएम का फुल फॉर्म, तो आपको यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म लिख ही दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये फुल फॉर्म है इसका। इसका उपयोग कब किया गया है और कहाँ किया गया है, ये दोनों में बताऊंगा आपको। ऑप्शन ए है 1952 में, ऑप्शन बी है 1986 में, ऑप्शन ए है 1982 में, ऑप्शन बी है 1986 में, ऑप्शन सी है 1999 में, ऑप्शन डी है 2008 में। तो दोस्तों पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया वो ऑप्शन ए है 1982 में किया गया। कहाँ किया गया? तो केरल के विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में किया गया था। तो कौन सा विधानसभा क्षेत्र था ये? तो परबूर विधानसभा क्षेत्र था। केरल के परबूर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में इसका यूज ईवीएम का किया गया था। कब किया गया था? 1882 में किया गया था। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसका उपयोग किया गया था केरल में। दोस्तों आगे चलने के पहले जो विद्यार्थी हमारी करंट अफेयर्स नहीं देखते हैं तो वो देखा कीजिए, संडे को सुबह 8 बजे आपको करंट अफेयर्स मिल जाती है, वीकली करंट अफेयर्स होती है। जुलाई की करंट अफेयर्स जिससे देखना है तो 3 वीडियो में मैंने उसे कंप्लीट कर रखा है, आप उसे देख सकते हैं। अगली जो आने वाला वीक है उसमें जुलाई और अगस्त दोनों का करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा, क्योंकि जुलाई का एंड था, अगस्त की स्टार्टिंग थी उसमें, तो वो करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, आज का लेक्चर पसंद आया है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि दूसरे दोस्तों का भी फायदा हो। धन्यवाद।